नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के टारगेट स्टेट पीसीएस 2024 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज प्रोग्राम में। आप जानते हैं कि हाल ही में हमने इस सीरीज की शुरुआत की है ताकि आपकी आने वाली स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में बेहतर करंट अफेयर्स की आपकी तैयारी हो सके और आप अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। आप जानते हैं कि हाल ही में आपकी बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की परीक्षाएं होने वाली हैं स्टेट पीसीएस की। तो इनमें करंट अफेयर्स का बेहद महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। इसकी तैयारी में आपकी संपूर्णता प्राप्त कराने के लिए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है टारगेट स्टेट पीसीएस 2024 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। आज के इस प्रोग्राम में हम 2 महीनों को कवर करेंगे। एक है फरवरी 2024 और एक होगा मार्च 2024। तो अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बात करेंगे। फरवरी माह का पहला दिवस जो महत्वपूर्ण है वो है 1 फरवरी। 1 फरवरी के दिन भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि भारत की तटरेखा बहुत लंबी है, 7,516 किलोमीटर के आसपास भारत की तटरेखा है। तो इसलिए उसकी सुरक्षा के अंतर्गत तटरक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि की जैव विविधता के अंतर्गत विशेष रूप से भूमिका है और जैव विविधता के संरक्षण के अंतर्गत वेटलैंड्स का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो इसकी थीम रही है वर्ष 2024 की, वो रही है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, यानी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। इसी तरह से 10 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व दलहन दिवस। विश्व में पोषण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और साथ ही कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए दलहन का उत्पादन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है और इसलिए हम 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। इस बार के दलहन दिवस की जो थीम रही है वो रही है दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। इसी तरह से 13 फरवरी को हम विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं और इस बार की वर्ष 2024 की थीम क्या रही है? रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी। इसी तरह से हम मनाते हैं 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और विश्व कैंसर दिवस की जो थीम रही है वो रही है इस बार की देखभाल अंतराल को समाप्त करना। 21 फरवरी को हम एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और इस बार की जो थीम रही है इसकी वो रही है बहुभाषी शिक्षा, अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का स्तंभ। यानी बहुभाषी जो शिक्षा होती है, अलग अलग भाषाओं में जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, वो अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ मानी जाती है, एक पिलर मानी जाती है और मातृभाषा को किसी भी बच्चे के, किसी भी किशोर के डेवलपमेंट में, उसके विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं। 8 फरवरी को मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस और इस बार के सुरक्षित इंटरनेट दिवस की जो थीम रही है वो रही है प्रेरणादायक परिवर्तन, एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। इसी तरह से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इस बार के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम रही है वो रही है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। स्वदेशी तकनीक के आधार पर भारत में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना ताकि समाज के संपूर्ण हिस्से के लिए एक समावेशी विकास की धारणा को स्वीकार किया जाए और समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जाए, उसके अंतर्गत स्वदेशी तकनीक महत्वपूर्ण हो जाती है और इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को जो मनाया जाता है, इस बार उसकी थीम रही विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। अब हम समसामयिक घटनाओं पर बात करते हैं, करंट घटनाक्रम पर बात करते हैं जो कि फरवरी 2024 में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं, खास रहे हैं। पहला हमारा फैक्ट है हिमालयन बास्केट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदकर इनके अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में बेचे जाते हैं, वहां पर इसको सप्लाई की जाती है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में। 18 में किसके द्वारा की गई? सुमित और स्नेहा थपलियाल ने इसकी शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। काजी नेमू को किस राज्य की सरकार ने राज्य फल के रूप में घोषित किया है? तो किस राज्य की सरकार ने राज्य फल के रूप में काजी नेमू को घोषित किया है? असम सरकार ने। असम राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नेमू, जिसको साइट्रस लिमोन कहा जाता है, को राज्य फल के रूप में घोषित किया है। यह इस क्षेत्र की अद्वितीय नींबू की किस्म है। किसकी नींबू है?
अद्वितीय नींबू की किस्म है, आप इस नाम से जान गए होंगे, साइट्रस लिमोन के नाम से। और वर्ष 2019 में इसको जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक का टैग प्राप्त हो चुका है। चंपई सोरेन को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था हाल ही में? आप जानते हैं कि चंपई सोरेन इस्तीफा बाद में दे दिया था और अब इन्होंने उस पार्टी से अपना संबंध भी एक तरह से अलग कर लिया है जिस पार्टी से ये मुख्यमंत्री बने थे। तो इनको झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था, इसके बाद इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। भगवान सूर्य की प्राचीन प्रतिमा किस राज्य में प्राप्त हुई है? भगवान सूर्य की प्राचीन प्रतिमा बिहार राज्य में प्राप्त हुई है। बिहार के जमुई जिले के सिझोड़ी गांव से प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा 8वीं सदी के पाल वंश के प्रारंभिक दौर के होने की संभावना पर प्रकाश डालती है। डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य से संबंधित है? यह डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक सरकार द्वारा ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से इस पहल को शुरू किया गया है और सोशल मीडिया और गेमिंग के सुरक्षित इस्तेमाल को ये बढ़ावा देती है। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर गेमिंग का जो बच्चे हैं आजकल खास तौर से गेमिंग को काफी पसंद करते हैं, तो उसी के अंतर्गत ये पहल महत्वपूर्ण हो जाती है। पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य है सिक्किम, और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा इसकी घोषणा की गई है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में कहां पर? टैगोर थिएटर में। हाल ही में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हाल ही में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ये टॉपिक काफी चर्चा में रहा था और हमने इस पर विस्तार से बात की थी अपने जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम, डेली प्रोग्राम्स हमारे आते हैं उसके अंतर्गत। आजादी के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों में ही यूसीसी लागू था, यानी जब पुर्तगाल का शासन था गोवा में तभी से वहां एक समान नागरिक संहिता लागू थी। यूसीसी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख हुआ है, और जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा है। आप जानते हैं कि हमारे संविधान का जो भाग है उसके अंतर्गत जो भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है उसी में आर्टिकल 44 आता है, जो कि यूसीसी से यानी एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। यह पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में एक रूपता स्थापित करने का, प्रदान करने का प्रावधान करती है। यूसीसी यानी एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है। कब किया गया है? 15 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल कौशल शिखर सम्मेलन यानी स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विश्व स्तर पर भविष्य के लिए तैयार प्रतिभा को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कब से कब यह आयोजन हुआ? 6 से 9 फरवरी 2024 को। देश की एक ऐसी एकमात्र ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है जो संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला, जो पूरी एनर्जी वैल्यू चेन है, उसको एक मंच प्रदान करता है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन कहां पर हुआ है? राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। आयुष मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया गया। कब से कब आयोजित किया गया? 1 से 4 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत की स्वास्थ्य सेवा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाना ही इसका उद्देश्य रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन, किस शिखर सम्मेलन की बात हो रही है? इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। संयुक्त रूप से इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स, भारतीय रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा विभाग के द्वारा ही यह आयोजन संपन्न हुआ है। और यह द्विपक्षीय रक्षा यानी रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में द्विपक्षीय नवाचार यानी इनोवेशन और सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री कल्की धाम की आधारशिला कहां पर रखी गई है? श्री कल्की धाम की आधारशिला उत्तर प्रदेश में रखी गई है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी गई है? संभल जिले में यह आधारशिला रखी गई है। निर्माण कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया गया है, यानी इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा इसका निर्माण हुआ है। मंदिर में 10 गर्भगृहों का निर्माण किया गया है। गर्भगृह कहां होता है? मंदिर के गर्भगृह में ही उस मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है, जिसको हम गर्भगृह कहते हैं। यानी मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति जहां पर स्थापित होती है और जिसके ऊपर शिखर का निर्माण होता है, उसको ही हम गर्भगृह कहते हैं। लेकिन इस मंदिर में 10 गर्भ, सामान्यतः मंदिर में आप एक गर्भगृह देखेंगे, लेकिन इस मंदिर में 10 गर्भगृहों की का निर्माण किया गया है, जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों को प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है? संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में इसकी आधारशिला रखी है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विभिन्न समय और भाषाओं में लगभग 1 लाख प्राचीन लेखन को संग्रहित इसके अंतर्गत किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा कहां पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? हाल ही में पीएम मोदी द्वारा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया यूनाइटेड अरब एमिरेट के अबू धाबी में। प्रधानमंत्री द्वारा यह उद्घाटन हुआ और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? इसका निर्माण करवाया गया BAPS यानी बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा यह निर्मित किया गया है। कितने एकड़ भूमि पर निर्मित किया गया है? 27 एकड़ भूमि पर निर्मित किया गया है। जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ आयोजित किया गया? ये तेलंगाना में आयोजित होता है और ये तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदाराम में इसको आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना की जो समृद्ध आदिवासी विरासत है, उसी को समक्का सरलम्मा जतारा त्योहार प्रदर्शित करता है। 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां पर आयोजित किया गया है? ये मेला आयोजित किया गया है हरियाणा में। इसका जो थीम राज्य कौन सा था? थीम राज्य था गुजरात। और इसके अलावा मेले में तंजानिया ने भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लिया। तो जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, इसमें भागीदार जो राष्ट्र था वो था तंजानिया। विशेष रूप से याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आप जानते हैं कि जो जंतर मंतर के लिए एक खास स्थान है भारत में, उज्जैन, तो उज्जैन के विशिष्ट महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्जैन में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया? आप जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड योजना को वर्ष 2018 में लाया गया था। राजनीतिक दलों की एक तरह से फंडिंग को सुनिश्चित करती थी, लेकिन इसमें एक अनोनिमिटी यानी एक ये पता नहीं लग पाता था कि कौन किस पार्टी को कितना फंड दे रहा था, यानी उसमें एक अनोनिमिटी का तत्व विद्यमान रहता था और इसी आधार पर इसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है और सूचना के अधिकार के तहत नागरिकों को पता होना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों को अगर कोई फंडिंग कर रहा है तो कौन कर रहा है और कितनी फंडिंग हो रही है। तो सूचना के अधिकार का उल्लंघन के आधार पर इसको रद्द कर दिया। चुनावी बॉन्ड स्कीम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी और राजनीतिक दलों को गोपनीय तरीके से यानी अनोनिमस तरीके से फंडिंग की इसके द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी चुनावी बॉन्ड योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट ग्राम पंचायत पहल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? स्मार्ट ग्राम पंचायत पहल का उद्घाटन बिहार में किया गया है और बिहार के बेगूसराय से इसकी शुरुआत हुई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने बिहार के बेगूसराय जिले के पपरोर ग्राम पंचायत में इसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने लॉन्च की है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही ये लॉन्च की गई है। इसके द्वारा मुफ्त बिजली के लिए घर पर सौर पैनल लगाने की योजना रखी गई है और इसका लक्ष्य है 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्रदान करना। तो ये महत्वपूर्ण योजना है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के अंतर्गत इसका विशिष्ट महत्व है। किलकारी पहल को किन 2 राज्यों में विस्तारित किया गया है? महाराष्ट्र
और गुजरात राज्यों में किलकारी पहल को विस्तारित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए IVRS के माध्यम से साप्ताहिक 72 ऑडियो संदेश वितरित करना। और जब हम IVRS की बात करते हैं तो ये क्या क्या है? ये है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। ये एक प्रकार की केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है। तो मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के रूप में आप इसको व्याख्यायित कर सकते हैं। इसे 18 राज्यों में वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। इसका विस्तार कहां पर किया गया है? महाराष्ट्र और गुजरात में हाल ही में किया गया है। किस योजना का? किलकारी पहल को, किलकारी इनिशिएटिव के नाम से इसको जानते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इस योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2019 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था, जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसको लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क का, और वहीं सोमालिया अंतिम स्थान पर है। यानी डेनमार्क वो स्थान है जहां पर सबसे कम भ्रष्टाचार है और सोमालिया वो स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पाया जाता है। भारत को इसमें 93वां स्थान प्राप्त हुआ है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 41वां स्थान भारत का है। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसको जारी किया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। वर्ष 2022 में भारत के 46वें वर्ष 2022 में भारत 46वें स्थान पर था, अब 41वें स्थान पर भारत रहा है। वर्ष 2023 की रैंकिंग में नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर बना हुआ है। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? भारत में हिम तेंदुओं की संख्या है 718। भारत में हिम तेंदुओं की संख्या एक बार याद रखिएगा 718 है। ज्यादातर हिम तेंदुए कहां पर पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं, और उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हिमालयन रेंज में ही भारत में हिम तेंदुए पाए जाते हैं। 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? यह आयोजित हुआ है नई दिल्ली में, टेरी द्वारा यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा 7 से 9 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व थीम पर यह केंद्रित रहा है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस वन क्षेत्र को अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया है? तो किस वन क्षेत्र को अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया है? थानताई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को। और ये तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है। कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु के इरोड जिले में पड़ता है। चिल्का लैगून में किस प्रजाति की खोज की गई है? समुद्री एम्फीफोर्ड प्रजाति की खोज की गई है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है प्रहयाले ओडियन, इसका नाम रखा गया है। इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन कहां पर हुआ है? पणजी में इसका आयोजन हुआ है। स्वाति पोर्टल का शुभारंभ कहां पर किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ है। किसका शुभारंभ हुआ है? स्वाति पोर्टल का। इसका नाम क्या है? इसका पूरा नाम है साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इसका पूरा नाम है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा के क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा देने के अंतर्गत ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस सर्वेक्षण पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? INS संध्याक को शामिल किया गया है। पहला जनमन आवास किस राज्य में बना है? पहला जनमन आवास मध्य प्रदेश में बना है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत कॉलोनी बनाने वाला देश का पहला जिला बन गया है। कौन सा? मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला। भारत ने किस प्रतिष्ठित फ्रांसीसी स्मारक पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया है? कहां पर किया है? ये एफिल टावर में, फ्रांस के एफिल टावर में किया गया है। हाल ही में किन दो देशों में भारत ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं का शुभारंभ किया गया है? भारत ने किया है इसका शुभारंभ श्रीलंका और मॉरिशस में। उद्देश्य क्या है? तीनों देशों के नागरिकों के बीच निर्बाध यानी बिना किसी रोक टोक के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाना ही इसका उद्देश्य रहा है। हाल ही में IRDAI ने किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए संचालन समिति का गठन किया है? इसका आप जानते हैं कि बीमा को लेकर के एक महत्वपूर्ण अथॉरिटी है, एक महत्वपूर्ण प्राधिकरण है, और इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए संचालन समिति का गठन किया है। तो किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए
संचालन समिति का गठन हुआ है बीमा सुगम के लिए। ये एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विकल्पों में से एक उपयुक्त योजना अपनी चुन सकते हैं जो कि बीमा से संबंधित रहेगी। 11वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? इसका आयोजन हुआ है दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। एक वैश्विक तटस्थ यानी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष गैर लाभकारी संगठन है जो सरकारों के भविष्य को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और उनका उसके प्रति कमिटेड रहता है। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में नियुक्ति हुई है ओल्जास बेक्टेनोव की। मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। विश्व सामाजिक मंच यानी वर्ल्ड सोशल फोरम का 16वां सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? नेपाल के काठमांडू में हुआ है और इस बार का जो इसका विषय था वो था एक और दुनिया संभव है। हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। आयोजन किसके द्वारा किया गया है? आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय और विदेश मामले एवं व्यापार विभाग के सहयोग से आयोजन हुआ है और इसकी थीम रही है स्थिर और सतत हिंद महासागर की और स्टेबल एंड सस्टेनेबल हिंद महासागर की ओर। हाल ही में रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? रायसीना डायलॉग भारत के द्वारा आयोजित करवाया जाता है, नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। लगभग 115 देशों के 2500 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है और रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र के राजनीतिक के भू अर्थशास्त्र पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है। किस पर? जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बना है? माल्टा। माल्टा कहां पर स्थित है? माल्टा स्थापित है भूमध्य सागर में। ये एक बहुपक्षीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। इसकी स्थापना पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 के दौरान भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं। इंडस प्ले किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडस प्ले लॉन्च हुआ है फोन पे के द्वारा। ये एक ऐप स्टोर है जो ऐप डेवलपर्स को उत्पाद वितरण और प्रचार के लिए टूल देता है। सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा। इंडसइंड बैंक ने 9 जनवरी 2024 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से इसको लॉन्च किया है। चीन के जिलोंग 3 रॉकेट द्वारा कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है? चीन के जिलोंग 3 रॉकेट द्वारा 9 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। जिलोंग 3 या स्मार्ट ड्रैगन 3 को दक्षिणी ग्वांगडोंग प्रांत के यांगजियांग तट से प्रक्षेपित किया गया था। दिसंबर 2022 के बाद से ये रॉकेट का तीसरा प्रक्षेपण था, तीसरा लॉन्च था। ये चीन रॉकेट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इनसेट 3DS उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? इनसेट 3D प्रक्षेपण उपग्रह का सफल प्रक्षेपण इसरो द्वारा किया गया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। 17 फरवरी को सतीश धवन केंद्र से इसरो द्वारा GSLV F-14 प्रक्षेपण यान के जरिए इसका लॉन्च हुआ है और इसका उद्देश्य जो रहा है वो है मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी क्षमताओं को बढ़ाना, इसका उद्देश्य रहा है। हाल ही में संसद के दोनों सदनों द्वारा किस विधेयक को मंजूरी दी गई है? एक महत्वपूर्ण विधेयक है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है और इसका उद्देश्य है जल प्रदूषण को रोकना और उस पर नियंत्रण लगाना। भारत सरकार ने सरोगेसी विनियमन नियम 2022 में किए गए संशोधन के अनुसार किन्हें दाता के अंडे अथवा शुक्राणु का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है? विवाहित जोड़े को यह अनुमति प्रदान की गई है। किस विधेयक का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के विशिष्ट जातीय समूहों और जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना है? किस विधेयक का उद्देश्य है? जम्मू कश्मीर संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य है। उद्देश्य विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों की सूची में जम्मू कश्मीर के 4 जातीय समूहों को शामिल करना है। 4 जातीय समूह कौन से हैं? इस सूची में गड्डा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी जनजाति और पहाड़ी जातीय समूह जैसे जातीय समूहों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और सैन्य अभ्यास के बारे में जानते हैं। भारत में जो सैन्य अभ्यास फरवरी 2024 में मुख्य रहे हैं वो रहे हैं
अभ्यास वायु शक्ति 2024, ये किसके द्वारा किया गया है? भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन अभ्यास है। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? जैसलमेर के पोखरण रेंज में इसका आयोजन किया गया है। इसकी थीम क्या रही है? आकाश से वज्रपात, लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई, इसका थीम रहा है। एक और अभ्यास है जिसका अभ्यास का नाम है शांति प्रयास 4, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। कई राष्ट्र इसमें भाग लेते हैं, भारत सहित 19 देशों के सैनिक इसमें शामिल होते हैं। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? नेपाल के सैन्य मुख्यालय में इसका आयोजन किया गया है। मिलन 24 सैन्य अभ्यास, बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है। 51 देशों की नौसेनाएं इसमें शामिल होती हैं। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है शेवेलियर डी ला लीजनन डी ऑनूर, ये किसे प्रदान किया गया है? शशि थरूर को प्रदान किया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध गीतकार गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। बाफ्टा पुरस्कार किसे मिले हैं? बाफ्टा पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ओपेनहाइमर को 13 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला और साथ में उसने अवार्ड जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो ओपेनहाइमर ही घोषित हुई है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं ओपेनहाइमर के क्रिस्टोफर नोलन। इसी तरह से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है वो सिलियन मर्फी को मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार बाफ्टा पुरस्कारों के अंतर्गत एमा स्टोन को मिला है उनकी फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। इसी तरह से अगर हम ग्रैमी अवार्ड्स 2024 की बात करें तो उसमें 5 भारतीय संगीतकार इसे जीतने में सफल रहे हैं। कौन कौन से संगीतकार हैं? तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, इसके अलावा गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और तबला वादक शिल्वा गणेश विनायक राम इसे जीतने में सफल रहे हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निमहंस को यह पुरस्कार प्रदान हुआ है। अगर हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो वो प्राप्त हुआ है पीटी उषा को और भारतीय जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है पीटी उषा को। अगर हम हाल ही के भारत रत्न की बात करें, पहले भी हम बात कर चुके हैं, तो वर्ष 2024 में 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है। उनमें से एक है कर्पूरी ठाकुर जो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उसी तरह से पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न प्रदान किया गया है जो वर्ष 1991 से वर्ष 1996 में भारत के प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न मिला है जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री 1979-80 तक रहे तथा 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न प्रदान किया गया है जो 5 बार लोकसभा के सदस्य और 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट 1999-2004 तक वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री रहे और साथ ही उप प्रधानमंत्री का पद भी इन्होंने संभाला। इसी तरह से भारत रत्न मिला है एम एस स्वामीनाथन को जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। 1971 में एम एस स्वामीनाथन को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार मिला था। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। 1994 में यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का सासाकावा पर्यावरण पुरस्कार मिला था और 1999 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक भी एम एस स्वामीनाथन को मिल चुका था क्योंकि भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत इनकी विशिष्ट भूमिका रही और भारत के कृषि क्षेत्र के परिदृश्य को बदलने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1989 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य हस्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया है। 66वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 का आयोजन कहां पर हुआ? इसका आयोजन हुआ लॉस एंजलिस में। भारतीय संगीतकारों के एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में इसको जीता है। आगे बढ़ते हैं और चर्चित पुस्तकों की बात करते हैं जो खासतौर से फरवरी 2024 में चर्चित रही है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी, ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा लिखी गई है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी द्वारा लिखी गई है। उसी तरह से ट्रिस्ट विद अयोध्या, डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, बलबीर पुंज द्वारा लिखी गई है। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, प्रोफेसर एस डी मुनि के द्वारा लिखी गई है। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर हम खेलों की बात करें तो बैडमिंटन एशिया
टीम चैंपियनशिप 2024 भारतीय महिला टीम ने फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। उसी तरह से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की बात करें तो महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, तमिलनाडु दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है। यह भारत सरकार के खेलो इंडिया पहल के तहत एक प्रमुख इवेंट है और साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो छठा संस्करण है वो 31 जनवरी 2024 को पूरा हुआ। इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? इसकी मेजबानी तमिलनाडु के द्वारा की गई। ये कार्यक्रम 4 शहरों चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में खेल कार्यक्रम इसके अंतर्गत आयोजित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं? बाबर आजम है, पाकिस्तान के बैटर हैं ये। 271 पारियों में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन बने हैं, जो भारतीय टीम के महत्वपूर्ण स्पिनर गेंदबाज हैं। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो टूर्नामेंट है ये टूर्नामेंट 2 से 8 फरवरी 2024 तक ढाका में बांग्लादेश में आयोजित हुआ। भारत और बांग्लादेश को संयुक्त विजेता इसका घोषित किया गया है। अगर हम नियुक्तियां बात करें फरवरी 2024 की तो नियुक्तियां इस प्रकार से रही है। रितु बहारी उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। ट्राई के चेयरमैन बने हैं अनिल कुमार। उसी तरह से 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है, जिसमें अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। 3 पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और डॉक्टर निरंजन राज्य अध्यक्ष इसके मेंबर बने हैं। 3 पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। अंशकालिक सदस्य कौन बने हैं? डॉक्टर सौम्या कांति घोष इसके अल्पकालिक अंशकालिक सदस्य बने हैं। मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। उसी प्रकार से जस्टिस विजय बिजनोई गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जस्टिस विजय बिश्नोई। निधन की बात करें तो ध्रुपद गायक पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग का निधन हुआ है। इसी प्रकार से इम्तियाज कुरैशी जिनका संबंध भारत के शेफ क्षेत्र से रहा है, भारत के प्रसिद्ध शेफ रहे हैं, इनका भी निधन हुआ है। मनोहर जोशी जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी निधन हुआ है। इसी तरह से आचार्य विद्यासागर महाराज का फरवरी 2024 में का भी निधन हुआ है और इन्हें फरवरी 2024 में मैग्नीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ब्रह्मांड के देवता के रूप में सम्मानित किया गया था। अब हम मार्च महीने की खबरें देखते हैं। मार्च 2024 में कौन से दिवस महत्वपूर्ण रहे, मार्च महीने पर हम आ गए हैं और इसकी संपूर्ण खबरों को देखने की कोशिश करेंगे। 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही है? सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबके अधिकारों की रक्षा करें। तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं इसकी बार की थीम रही है महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाने के लिए। और साथ ही 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। उसी तरह से 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और इस बार की वन दिवस की जो थीम रही वो रही वन और नवाचार। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है शांति के लिए जल। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम है। करंट घटनाओं को देखते हैं। त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है? त्रिनेत्र ऐप 2.0। विश्व की सबसे प्रसिद्ध राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार। और ये लगातार चौथे वर्ष लगातार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। तवी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तवी महोत्सव आयोजित किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बहने वाली तवी नदी के किनारे पर इसको आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में जम्मू क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया जाता है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। आयुष्मान भारत योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2018 में इसको लॉन्च किया गया था। यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर उद्घाटित किया गया है? इसको उद्घाटन हुआ है इसका पटना में। आप जानते हैं लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है, और जो डॉल्फिन है, जो गंगा डॉल्फिन है, वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित हो चुका है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस जटायु नामक नया नौसैनिक अड्डा कहां पर बनाया है? आईएनएस जटायु नामक नया नौसैनिक अड्डा भारत का बना है लक्षद्वीप में। हाल ही में सुगम्य सहायक योजना की शुरुआत कहां पर की गई है? सुगम्य सहायक योजना की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। शुरुआत कहां किस दिन हुई? 28 फरवरी को। इसके तहत पात्र दिव्यांग व्यक्ति को कृत्रिम अंग, मोटराइज्ड जैसे उपकरण प्राप्त होंगे। पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। पोर्टल का नाम क्या है? पीएम सूरज पोर्टल। 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण नामक राष्ट्रीय पोर्टल ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सूरज पोर्टल, और एक राष्ट्रव्यापी पहल के रूप में ही इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है, जिसका नाम है सूरज पोर्टल। डाक कर्मयोगी परियोजना का उद्देश्य क्या है? डाक सेवकों की कार्यक्षमता को बढ़ाना। इसमें किस चीजों को शामिल किया गया है? डाक कर्मयोगी क्या है? एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है? देश के लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इस पोर्टल को मिशन कर्मयोगी की परिकल्पना के तहत संस्थान में विकसित किया गया है, इन हाउस विकसित किया गया है। अदिति योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? राजनाथ सिंह, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में। अदिति योजना का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? आईडेक्स योजना के साथ नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाना और एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स इसका फुल फॉर्म है, यानी एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स ही इसका पूरा फॉर्म है। वैश्विक जलवायु स्थिति 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये रिपोर्ट जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा जारी की गई है। 19 मार्च 2024 को वैश्विक जलवायु स्थिति 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? एक बार हमने पढ़ दिया, WMO के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। 2023 में सतह के निकट का वैश्विक औसत तापमान, यानी पृथ्वी की जो सतह है उसके निकट का वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक आधार रेखा से 1.45 डिग्री सेल्सियस था, यानी उससे इतना ज्यादा था, जो अभी तक दर्ज 10 वर्षों की सबसे गर्म अवधि को प्रदर्शित करता है। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को मंजूरी किस देश ने प्रदान की है? भारत के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को मंजूरी प्रदान की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है और इसका मुख्यालय भारत में रहेगा। इसे 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिसमें दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में विशेष तौर से सहायता मिलेगी, क्योंकि बड़ी बिल्लियां किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। वो खास तौर से की स्टोन प्रजाति मानी जाती है, और की स्टोन प्रजाति वे है जो किसी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक हो जाता है, और इसलिए अलायंस की घोषणा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए किसके नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है? किसके नेतृत्व में की है? DY चंद्रचूड़, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्हीं के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति बनी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गंभीर खतरे में पड़ी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए उपायों को संतुलित करना। ये समिति पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी, और साथ ही भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो टनल का किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। समुद्री स्लग मोलस्क की नई किस्म का नाम किसके सम्मान में रखा गया है? समुद्री स्लग मोलस्क की नई किस्म का जो नाम रखा गया है वो द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में, जो भारत की राष्ट्रपति हैं, उनके सम्मान में रखा गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI ने ओडिशा और बंगाल के तटों पर खोजी गई नई समुद्री स्लग मोलस्क की प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है। ये प्रजाति मरीन हैबिटेट में पाई जाती है, और यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के, यानी समुद्र का जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, उसके संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण खोज है।
चाक्सू प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? चाक्सू प्लेटफॉर्म दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया? 4 मार्च 2024 को। उद्देश्य क्या है? नागरिकों को संदिग्ध और फ्रॉड कम्युनिकेशन की सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने की अनुमति प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। पहली अपाचे स्क्वाड्रन कहां स्थापित की गई है? जोधपुर में स्थापित की गई है। भारतीय नौसेना में किन दो नए पोतों को शामिल किया गया है? आईएनएस अग्रे और आईएनएस अक्षय को शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए ही इनको लॉन्च किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल के प्रथम सफल उड़ान परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? मिशन दिव्यास्त्र के नाम से इसको जाना जाता है। 11 मार्च 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा इसको एक तरह से आप कहते हैं शुरू किया गया था। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी से ये लैस है। स्वदेश में विकसित किया गया है और मिशन दिव्यास्त्र इसको नाम दिया गया है। युद्धक टैंक के लिए पहले स्वदेश निर्मित इंजन का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? मैसूर में किया गया है। 20 मार्च 2024 को मैसूर में यह किया गया है और 1500 माफ कीजिए 1500 हॉर्स पावर वाला यह इंजन देश की सैन्य क्षमता में वृद्धि करेगा। भारत के किस नए फाइटर जेट ने पहली उड़ान भरी है? तेजस MK-1A के द्वारा यह उड़ान भरी गई है। अत्याधुनिक तकनीक और नई सुविधाओं से लैस है और यह विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को और भी बढ़ाने में सहायक होगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया अंतरिक्ष दूरबीन ने किस नाम से तारों की दो प्राचीन धाराओं की खोज की है? शिव और शक्ति के नाम से यह खोज की गई है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विक्रम एक रॉकेट के स्टेज 2 का सफल परीक्षण हाल ही में कहां पर हुआ है? हाल ही में हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कलाम 250। स्काई रूट एरोस्पेस ने 7 मार्च 2024 को विक्रम 1 रॉकेट के स्टेज 2 का सफल परीक्षण किया, जिसे कलाम 250 के नाम से जाना जाता है। इसके कलाम 250 नाम दिया गया है। यह स्टेज रॉकेट की उड़ान के महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। ये जो स्टेज है स्टेज 2, ये रॉकेट की उड़ान के महत्वपूर्ण चरणों में से एक मानी जाती है। इसका नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आसिफ अली जरदारी को चुना गया है। 26 दिवसीय प्रदर्शनी के बाद भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष किस देश से भारत लाए गए हैं? ये लाए गए हैं थाईलैंड से। इन अवशेषों की वापसी भारत और थाईलैंड के सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगी। चेंगलपट्टू जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, किस काल के दफन स्थल की खोज हुई है? चेंगलपट्टू में ये नवपाषाण काल की खोज हुई है। मद्रास विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में नवपाषाण काल के एक बच्चे के दफन स्थल का पता लगाया है। इस खोज में बच्चे के कंकाल के बगल में एक बर्तन भी मिला है, जो उस युग की सभ्यता और दफन प्रथा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जब इस तरह के बच्चों को दफनाया जाता था तो उनके साथ किसी न किसी तरह की चीजों को रख दिया जाता था जो उनसे संबंधित होती थी उनके खाने पीने के लिए। इसलिए वहां के शवाधानों में बर्तन भी मिले हैं जो उनके खाने पीने की चीजों को, जो कि ये विश्वास करता था उस समय का समाज कि मरने के बाद भी जीवन है और खाने पीने की आवश्यकता पड़ेगी, और इसलिए कई कब्रों में आपको बर्तन भी देखने को मिलेंगे। किस पारंपरिक शिल्प के लिए भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? माजुली मास्क के लिए प्राप्त हुआ है। माजुली मास्क कहाँ किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। इस मास्क का प्रयोग प्राय दुर्गा पूजा जैसे त्योहार के दौरान किया जाता है। कटक की किस प्रसिद्ध हस्तकला को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है? चांदी तारकशी को मिला है। ओडिशा राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लिमिटेड के 2021 में इस पारंपरिक शिल्प के लिए GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेतक का आवेदन किया गया था। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? फ्रांस बना है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2031 तक कौन सा देश उच्च मध्यम वाला देश बन जाएगा? वर्ष 2031 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा, भारत बनेगा। मोहम्मद मुस्तफा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस घोषणा पत्र के तहत 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है? ये घोषणा है याओंडे घोषणा पत्र। याओंडे घोषणा पत्र के तहत यह संकल्प लिया गया है। शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण कब और कहां पर आयोजित किया गया? इसका चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। भारत के पहले स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहां और किसने किया है?
ये किया है, ये हुआ है हिसार, हरियाणा में हुआ है। केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा ये किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? नई दिल्ली में यह आयोजित हुआ है। कोयला रसद योजना और नीति का शुभारंभ कहां पर किया गया है? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया है। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा शुरू किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है। देश में कोयला क्षेत्र का निर्बाध यानी बिना रोक टोक के रूप से परिवहन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहेगा। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कहां, कितने जिलों को कवर करते हुए किया गया है? इसमें जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है, इसमें 785 जिले शामिल, 785 जिलों को कवर किया गया है। हरियाणा के यतिन भास्कर दुगल इसमें प्रथम स्थान पर रहे हैं। तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई दूसरे स्थान पर और राजस्थान की कनिष्का शर्मा इसमें तीसरे स्थान पर रही है, उन्हें 30 पुरस्कार मिला है। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। कौशल शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है कॉलेज के छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना। शिक्षा मंत्रालय ने 2017 में स्वयं नामक विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जो बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करेगा। शिक्षा के अवसर प्रदान करने के अंतर्गत इसका महत्व है। नागरिकता संशोधन नियम 2024 को भारत सरकार ने कब अधिसूचित किया? 11 मार्च 2024 को ये नियम नागरिकता से संबंधित अधिसूचित किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया है, नोटिफाई किया है। इस नियम के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। हाल ही में नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया है, जो कि एक डिजिटल पहल है और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाना। सैन्य अभ्यासों की बात कर लेते हैं जो मार्च 2024 में खास रहे हैं। अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच आयोजन कहां पर हुआ? विशाखापट्टनम में। उद्देश्य क्या है? दोनों नौसेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना। इसी तरह से IMT ट्रिलेट 2 2024 भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच अभ्यास हुआ है। आयोजन कहां हुआ है? मोजाम्बिक के नकाला में आयोजन हुआ है और ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, ट्रिलेट कहा जाता है, इसलिए IMT ट्रिलेट अभ्यास है। भारत शक्ति अभ्यास सेना के 3 अंगों का संयुक्त अभ्यास है, यानी नौसेना, थल सेना और वायुसेना। आयोजन राजस्थान के पोखरण में हुआ है और इसके अलावा वायुसेना और नौसेना की मारक क्षमता को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण त्रिसेवा अभ्यास है। टाइगर ट्रायम्फ 24 अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ। भारत अमेरिका त्रिसेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत संयुक्त अभ्यास है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की जो मानवीय सहायता और आपदा राहत है उसके ऑपरेशंस के संचालन के लिए अंतर संचालनीयता यानी इंटर ऑपरेबिलिटी की क्षमता को बढ़ाना। भारत और अमेरिका के बीच जो अन्य अभ्यास हैं वे कौन कौन से हैं? युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार और कोप इंडिया दूसरे अभ्यास रहे हैं। लामितीय 2024 अभ्यास भारतीय नौसेना और सेशल्स रक्षा बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह इसका 10वां संस्करण था। वर्ष 2024 में शांति स्थापना कार्यों में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत अर्ध शहरी वातावरण में उप परंपरागत संचालन में अंतर संचालनशीलता को बढ़ावा देना, इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा है। द्विपक्षीय सैन्य संबंधों का निर्माण और संवर्धन, साथ ही कौशल और अनुभवों का आदान प्रदान करना इस अभ्यास का उद्देश्य है। सेशल्स हिंद महासागर में मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह देश अपने समुद्र तटों, प्रवाल भित्तियों, प्राकृतिक अभ्यारण्यों और विशाल अल्दाबारा कछुओं सहित दुर्लभ जानवरों के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है सेशल्स, तो इसको भी याद रखना जरूरी है। कुछ पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे सरस्वती सम्मान 2023 प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया। यानी सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है सरस्वती सम्मान? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। उपन्यास कौन सा था जिसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है? उपन्यास का नाम था रौद्र सात्विकम। रौद्र सात्विकम मलयालम भाषा में काव्यात्मक छंद में लिखा गया है। यह सत्ता और राजनीति, व्यक्ति और राज्य, कला और सत्ता के बीच संघर्ष के बारे में वर्णन करता है।
भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। इसी तरह से हाल ही में नाइटहुड की उपाधि किसे प्रदान की गई है? सुनील कुमार मित्तल को। यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा उपाधि प्रदान की गई है। राजा चार्ल्स ने नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं सुनील कुमार मित्तल। और सुनील भारती मित्तल भारती एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। मिस वर्ल्ड 2024 कौन रहे हैं? चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा। भारत की सिनी शेट्टी इसमें 8वें नंबर पर रही है। इरासमस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है। नीदरलैंड्स के प्रीमियर इरास्मियानम फाउंडेशन द्वारा यह प्रदान किया गया है पुरस्कार। और जलवायु संकट को उजागर करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। खेल के संदर्भ में बात करें तो फ्रेंच ओपन 2024, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 का पुरुष युगल का खिताब जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा ये जीता गया है। महिला एकल की बात करें तो ये जीता है दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने। और पुरुष एकल की बात करें तो चीन के शियू क्यूई के द्वारा ये बैडमिंटन खिताब फ्रेंच ओपन जीता गया है। महिला प्रीमियर लीग 2024 की बात करें तो इसका आयोजन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में संपन्न हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की नोली नक्स मैन ऑफ द मैच घोषित की गई है। फाइनल में एलिस पेरी ने 347 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती है। वहीं श्रेयंका सबसे अधिक 13 विकेट लेने के बाद पर्पल कैप हासिल की है श्रेयंका ने। और उसी तरह से आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से फाइनल में हराया और ये पुरस्कार जीता है जो महिला आईपीएल है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? 19 से 29 फरवरी 2024 तक 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में हुआ है। इसका चौथा संस्करण था ये। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण पदक जीतकर अपना पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खिताब जीता है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर इसके अंतर्गत रही है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का फ्यूचर कैटेगरी का खिताब किसने जीता है? ये जीता है अंश नेरूरकर प्राग के द्वारा। अंश नेरूरकर प्राग अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगर हम यूरोपा कप 2024 की बात करें, यूरोपा कप 2024 सेलिंग प्रतियोगिता की बात करें तो ये जीती है विष्णु सरवनन ने। और इसका आयोजन स्पेन के मलोरका में हुआ था। अगर WTT फीडर बेरूत 2024 की बात करें तो जी साथियान गणाना शेखरन लेबनन में इसको WTT फीडर बेरूत 2024 की बात करें तो जी साथियान गणाना शेखरन इसको जीतने में सफल रहे हैं और यह आयोजित हुई थी लेबनान में। WTT फीडर बेरूत सेकंड की बात करें तो भारत की श्रीजा अकुला ने महिला एकल खिताब इसके अंतर्गत जीता है। अगर हम चर्चित पुस्तकों की बात करें तो सीजन्स ऑफ लव डॉक्टर मोहन कुमार के द्वारा लिखी गई है। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ये गोटाबाया राजपक्षे द्वारा लिखी गई है जो श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे हैं। और इसी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है टूटे हुए वादे बिहार में जाति अपराध और राजनीति, ये मृत्युंजय शर्मा के द्वारा किताब लिखी गई है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड पब्लिक एक और किताब है जो श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी गई है। वसुधैव कुटुंबकम प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। वसुधैव कुटुंबकम जो डॉक्टर अनिल अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जैसे प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत का अपना नया सीईओ नियुक्त किया है सचिन जैन को। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं मरियम मेमन मैथ्यू। इसी तरह से एनटीपीसी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं रविंद्र कुमार। राज्यसभा के लिए सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है हाल ही में। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। भारत के नए लोकपाल बने हैं न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर। उसी तरह से लीडिंग पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी के से संबंध रहा है रेणु सूद कर्नाटक का। तो ये सारे महत्वपूर्ण एक तरह से आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां रही हैं। निधन मार्च 2024 में किन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के हुए हैं? एल रामदास जो भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख रहे हैं। डेनियल काहनेमैन जो बहुत फेमस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इजरायली अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है और नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था वर्ष 2002 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड और मिजोरम के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, उनका भी निधन हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं। इसी तरह से सादी मोहम्मद, रविंद्र संगीत के प्रसिद्ध गायक सादी मोहम्मद का बांग्लादेश के ढाका में हाल ही में निधन हुआ। अगर रिपोर्ट सूचकांक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक 2024 यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया है। भारत इसमें 42वें स्थान पर रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 की बात करें तो मानव विकास सूचकांक आप जानते हैं यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत इसमें वर्ष 134वें स्थान पर रहा है। शीर्ष स्थान प्राप्त किया है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, नॉर्वे दूसरे और आइसलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। अगर इसके अंतर्गत लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक देखें तो वो कितनी रही है? 108वीं। 193 देशों में रैंकिंग रही है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? यूएनएसडीएसएन यानी सतत विकास सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। ये विश्व प्रसन्नता सूचकांक, इसमें भारत 143 देशों की सूची में 126वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर रहा है फिनलैंड और अफगानिस्तान निचले स्थान पर रहा है। भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसको हम सिप्री रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसमें बताया गया है कि भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक रहा है। सिप्री की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। मुख्यालय कहाँ है? स्वीडन में। रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। 2014 से 2018 और फिर 2014-18 से वर्ष 2019-23 के मध्य भारत के हथियार आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो फरवरी और मार्च 2024 से जुड़ी हुई थी और आपकी स्टेट परीक्षाओं में विशेष रूप से आपकी मदद करेगी। उन परीक्षाओं को निश्चित रूप से क्वालिफाई करवाने में आपकी मदद करेगी, जिससे आपके लिए इस प्रोग्राम का विशिष्ट महत्व स्थापित हो जाता है। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।